गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो है वो देखने वाले हैं फंगस के बारे में। तो आपने पिछले इसमें देखा कि किस तरह से जो है उनके स्ट्रक्चर में ट्रांजिशन हुई है। सबसे पहले जो है फंगस आपके यूनिसेलर होते थे, पानी में रहते थे, फिर वो लैंड पर आए। लैंड पे भी उन्होंने किस तरह से जो है वो अडेप्टेशंस की और एंड में आपको जो है ट्रू हाइफे जो है वो देखने को मिले। अब हम बात करने वाले हैं कि आपके जो हाइफे हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था कि हाइफे जो थे फर्स्ट एसेप्टेट थे, बाद में सेप्टेट जो है वो हुए हैं। तो यहाँ पे हम वही बात करने वाले हैं कि किस तरह से एसेप्टेट से जो है सेप्टेट हाइफे में उनका ट्रांजिशन हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप पिछले इसमें देखेंगे तो एसेप्टेट हाइफे होते थे, यानी कि कोई भी क्रॉस वॉल जो है वो इंटरनल नहीं होती थी और जो साइटोप्लाज्म है वो कॉन्टिन्यूअस होता था और सिनोसिटिक कंडीशन जो है वो देखने को मिलती थी, यानी कि मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन जो है वो आपको देखने को मिलती थी। देन जो है आपके सेप्टेट हाइफे आए। सेप्टेट हाइफे जो है डाइकैरिया जो है एक सब किंगडम है इसके अंडर, उसके अंदर आते हैं, जिसमें आप एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें इन्होंने बोला कि क्रॉस वॉल्स जो है वो आपको देखने को मिली, जिसको आप सेप्टा बोलते हैं। और इस तरह से जो है साइटोप्लाज्म जो है उसमें क्या हो गया, कंपार्टमेंट्स बन गए। बेसिकली आपका अलग अलग जो है वो सेल बन गया। तो कंपार्टमेंट क्यों बनाए, क्यों यहाँ पे जो है ये एडेप्टेशन आपको देखने को मिली? बिकॉज क्या होता था कि जो एसेप्टेट आपका हाइफे होता था, मान लो उसमें कोई इंजरी हो जाती है तो साइटोप्लाज्म जो है धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू होता था और उसकी वजह से धीरे धीरे जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाता था। तो यहाँ पे जो है हाइफे अगर जो है आपके यहाँ पे सेप्टेट हो गए तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अगर किसी एक पार्ट में जो है इंजरी होती भी थी तब भी जो है वो आपका ऑर्गेनिज्म जो है वो पूरी तरह से जो है वो मरता नहीं था, वहां पे जो है चीजें सही हो जाती थी। तो एक तरह से सेफ्टी के लिए जो है एडेप्टेशन देखने को मिलता है। उसके अलावा आप बात करें सेप्टेट हाइफे में जो है आपका आप देखेंगे कि क्रॉस वॉल तो होती है, लेकिन क्रॉस वॉल ऐसे नहीं है कि पूरी तरह से बनी होती है। अदरवाइज क्या होगा, दूसरे कंपार्टमेंट में है कंपार्टमेंट में जो है वो मूवमेंट ही नहीं हो पाएगी किसी भी चीज की। तो क्या होता है कि जो आपका सेप्टा होता है उसके बीच में एक सेंट्रल पोर होता है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो सेंट्रल पोर होता है इसके आसपास जो है कुछ आपकी स्पेशल ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं, जो कि गेटिंग मैकेनिज्म का काम करती है। जैसे कि एस्कोमाइकोटा में आपको वॉरनिन बॉडीज देखने को मिलती हैं। वॉरनिन बॉडीज क्या करती हैं, ये वॉरनिन नाम इसलिए पड़ा है बिकॉज जिन साइंटिस्ट ने इसके बारे में जो है स्टडी की थी उनके नाम पे जो है ये नाम पड़ा है। वॉरनिन बॉडीज जो है वो एस्कोमाइकोटा में आपको देखने को मिलती हैं। तो होता क्या है यहाँ पे कि आप एक तरह से समझ लीजिए कि जैसे कि हमारे जो डोर होते हैं, जैसे मान लो दो आपके रूम्स हैं, उसके बीच में डोर होता है, वैसे ही आपके दो आपके जो है कंपार्टमेंट्स हैं और उसके बीच में एक सेंट्रल पोर है, ठीक है। तो वो डोर की तरह काम कर रहा है और सेंट्रल पोर के आसपास ही जो है ये वॉरनिन बॉडी पड़ी होती है। तो मान लीजिए किसी कंपार्टमेंट में है कोई इंजरी हो गई है तो उसकी वजह से क्या होगा कि साइटोप्लाज्म जो है मूव करने लगता है दूसरी साइड को, बाहर निकलने को मूव करने लगता है। तो ये फटाफट वॉरनिन बॉडी क्या होती है कि वहां से उस साइटोप्लाज्म की हेल्प से ही मूव करके वो जो पोर है जहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है जहां से बाहर निकलना है उस पोर के अंदर जो है फिट हो जाती है एज अ प्लग, ताकि जो है बाहर चीजें ना जा पाए और जो है नुकसान को जो है वो भरा जा सके। तो इस तरह से आप वॉरनिन बॉडी को जो है वो समझ सकते हैं एस्कोमाइकोटा में। तो बस इतना ध्यान में रखिए कि कोई भी फिजिकल डैमेज हो जाता है तो एक तरह से प्लग की तरह जो है काम करता है, पोर में प्लग जो है वो फिट हो जाता है ताकि चीजें जो है वो बाहर ना जाए। वैसे ही यहाँ पे दूसरा दे रखा है डोलीपोर सेप्टा, जो कि आपने नाम सुना होगा, +1 में भी इसका जिक्र आता है। और एक है आपका पेरेंथोसोम्स, ठीक है, ये आपको बेसिडियोमाइकोटा में देखने को मिलते हैं। डॉलीपोर सेप्टा जो होता है बैरल शेप का होता है, कुछ कैप की तरह होता है और ये भी क्या करते हैं बेसिकली आपकी जो है साइटोप्लाज्मिक कॉन्टिन्यूटी को बनाने में ही जो है वो ये हेल्प करते हैं। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, अगर मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो मान लीजिए आपके पास एक सेल वॉल है, ठीक है, और सेल वॉल के अंदर जो है वो होल है और होल जो है वो कैसा है, बैरल शेप है, ठीक है, उसको डोलीपोर बोलते हैं। और फ्लैट वॉल नहीं है, उसके अंदर एक शेप, मतलब फ्लैट वॉल की जगह वहां पे एक होल है जो कि बैरल शेप्ड है, बस इतना आप ध्यान में रखिए। और वो जो आपका होल है उसकी साइड में भी जो है वो आपके दो स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं जिनको हम बोलते हैं पेरेंथोसोम्स, ठीक है। तो ये क्या करते क्या है बेसिकली, ये जो पेरेंथोसोम है और डॉलीपोर सेप्टा है यहाँ पे जो ये प्रेजेंट है, इसका काम क्या होता है कि ऑर्गेनेलीज स्ट्रिक्टली जो है वो ये रेगुलेट करते हैं मटेरियल को, जो भी एक दो कंपार्टमेंट में मटेरियल जा रहा है एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ, उसको जो है रेगुलेट करते हैं कि प्रॉपर्ली चीजें जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। दूसरा ये क्या करते हैं कि इंश्योर करते हैं कि जो साइटोप्लाज्मिक कॉन्टिन्यूटी है वो बनी रहे, मतलब एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में साइटोप्लाज्म मूव करता रहे, ये सारी चीजें जो है ये करते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं तो देखिए ये जो है आपका
ये तो आपका आ गया नॉन सेप्टेट, यानी कि सेप्टा नहीं है तो सिनोसिटी कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। दूसरा वाला है सेप्टेट, यहाँ पे आपको कंपार्टमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। अब अगर इसी को ही आप थोड़ा इलेबोरेशन में देखो तो मैंने आपको क्या बताया कि जो सेप्टा होता है वो आपका पूरी तरह से ऐसे बिल्कुल बंद नहीं होता है, ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा है, बीच में जो है एक पोर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से जो है वो चीजें यहाँ से वहां जाती हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये पोर्स आपको इस तरह से दिख रहे हैं, अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए बीच में जो है वो जगह है जहां से चीजें जो है वो मूव कर सकती हैं। तो जो सेप्टेट हाइफे होते हैं उनका जो सेप्टा बनता है, जो क्रॉस वॉल होती है, वो ऐसे बिल्कुल कॉन्टिन्यूस नहीं है, बीच में कुछ स्पेस होता है, सेंट्रल पोर जिसको आप बोल देते हैं, जहां से चीजें जो है वो मूव करती हैं। दूसरा यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं डोलीपोर सेप्टम। देखिए डोलीपोर सेप्टम है, बेसिडियोमाइसीटीज में जो है देखने को मिलता है। देखिए बीच में जो है यहाँ पे आपका ये सेप्टल पोर है, ठीक है, और यहाँ पे ये बैरल शेप आपको दिख रहा है, और साइड में देखिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, पेरेंथोसोम दिख रहे हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। तो ये डोलीपोर सेप्टम का जो है वो स्ट्रक्चर है, इसको आप ध्यान में जो है वो रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो फंगस है उसका कोर आर्किटेक्चरल कंपोनेंट जो है उसके बारे में बात करते हैं, और इसको आप एवोल्यूशनरी सिग्नेचर भी बोल सकते हो इनका, जो कि है आपका फंगल सेल वॉल, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। कि आप अगर एवोल्यूशन के हिसाब से देखें तो आप देखेंगे कि जो प्लांट्स है, नॉर्मली हम ये पढ़ते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी सेल वॉल जो है सेलुलोज से बनी होती है, बीटा-1,4 ग्लूकन, और एनिमल्स के पास तो सेल वॉल होती ही नहीं है, ये आपको पता है। लेकिन जो फंगस है उनकी जो सेल वॉल होती है, आपने बार बार पढ़ा है, वो काइटिन से बनी होती है। काइटिन की जगह कई बार एग्जाम में आपको जो है बीटा-1,4 एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन भी जो है वो लिखा हो सकता है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो काइटिन के साथ में यहाँ पे कुछ ग्लूकन भी होते हैं, जैसा कि बीटा-1,3 बीटा-1,6 ग्लूकन जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे ये काइटिन की वॉल क्यों एडेप्टेशन में आई है, क्यों यहाँ पे इन्होंने काइटिन की वॉल जो है उसको लिया है, बिकॉज काइटिन जो है वो इनको बहुत ही ज्यादा रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनका जो इंटरनल टर्जर प्रेशर होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है, इवन 8 एटमोस्फियर से भी ज्यादा हो जाता है, और उसको हैंडल करने के लिए जो है वो वॉल में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे आपको काइटिन देखने को मिलता है। और दूसरा, बिकॉज ये जो स्ट्रेंथ है ये यहाँ पे आती है आपकी काइटिन की वजह से, तो ये हेल्प इनको और किस चीज में करती है, तो आपको पता है कि जो इसके फंगल हाइफे होते हैं वो सॉइल के थ्रू, वुड के थ्रू भी जो है पेनिट्रेट कर जाते हैं, तो वो इसमें भी जो है वो हेल्प करता है। इसीलिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो है इनकी सेल वॉल जो है काइटिन से बनी है, उसको ये माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियर डायनेमिक्स की। आपको पता है कि यहाँ पे आपकी 2 क्लासेस ऐसी हैं जहाँ पे आपको डाइकैरियन स्टेज जो है वो देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे क्या लिखा है वो देख लेते हैं, कि इन्होंने बोला कि जो फंगस थे, नॉर्मली क्या होता है कि जो लैंड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उसमें आप क्या देखते हो कि हेप्लॉइड से जो है वो क्विकली डिप्लॉयड फेज पे जो है वो चले जाते हैं, यानी कि मान लो आपके 2 गैमीट हेप्लॉइड हैं तो उनका फटाफट फ्यूजन होता है और डिप्लॉयड जो है वो बन जाते हैं, यानी कि कैरियोगैमी जो है वो फटाफट होती है, फ्यूजन जो है वो गैमीट का हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, मतलब आपकी 2 क्लासेस ऐसी हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि फंगस क्या करता है, फ्यूजन इमीडिएटली नहीं करता है, आपको वहां पे डाइकैरियन मतलब 2 न्यूक्लियस अलग अलग देखने को मिलेंगे, सेम साइटोप्लाज्म में 2 न्यूक्लियस है, लेकिन उन्होंने अभी फ्यूज नहीं किया है, काफी टाइम तक जो है वो फ्यूजन नहीं होता है। तो इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि ऐसा क्यों हुआ कि जो फंगस था उसके पास 2 ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से इन्होंने जो है ये अडेप्टेशन लिया। पहला रीजन ये था कि ये क्या करना चाहते थे कि अपनी जो जेनेटिक फ्लेक्सिबिलिटी है उसको बना के रखना चाहते थे, यानी कि अगर फंगस जो है वो इमीडिएटली फ्यूज नहीं करता है तो 2 न्यूक्लियस जो है वो अलग अलग रहेंगे, ठीक है, n+n हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता था कि इनका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो 2 जगह सेफ हो गया, एक एन में और एक दूसरा एन में, तो वो इनको जो है आगे जाके फायदेमंद हो जाता था। दूसरा था कि सर्वाइवल रिस्क, क्योंकि आपको पता है फंगस बहुत हार्श और एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जो है वो मिलते हैं, तो इनके हिसाब से ऐसा था कि अगर इमीडिएटली फ्यूजन हो जाता है और जाइगोट बन जाता है तो हो सकता है कि जो आपका जाइगोट है वो जेनेटिकली जो है वो इनकम्पेटिबल हो एज कंपैरिजन टू जो भी हार्श एनवायरनमेंट कंडीशन है वहां पे, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि अगर एनवायरनमेंट जो है अनस्टेबल है तो ये जो डिप्लॉयड स्टेट है वो आपका जो है
जेनेटिक डेड एंड स्टेट बन सकता है, यानी कि जो जाइगोट है अगर उसने अडेप्ट नहीं किया तो उनका जो मटेरियल है वो तो वहीं पे ही खत्म हो जाएगा और आगे जो है फिर कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए इन्होंने, इनके पास ये दो रीजन थे जिसकी वजह से जो है आपको ये अडेप्टेशन देखने को मिलता है। फर्स्ट रीजन आप बोल सकते हैं कि स्मार्टनेस ये थी कि अपना जो जेनेटिक मटीरियल है वो दो न्यूक्लियस में ये रख रहे थे, और दूसरी चीज ये थी कि अगर किसी हार्श इन्वायरमेंट में है और इनका जाइगोट जो है वो नहीं वहां पे अडेप्ट कर पाया तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए इन्होंने जो है वो ये चीजें यहाँ पे की हैं। ठीक है, अब देखिए डाइकैरियन जो है वो इनकी ये सुपर स्ट्रैटेजी आप इसको बोल सकते हैं, N+N जो इन्होंने रखा है ये सुपर स्ट्रैटेजी थी। और इसको आप एज अ एवोल्यूशन के तौर पे आप देखें कि जैसे वेटिंग रूम होता है ना, वेटिंग रूम में हम बैठते हैं, उसी तरह से इन्होंने जो है इसको रखा था। इसमें इनको क्या फायदा हुआ इस स्ट्रैटेजी को लेके? फर्स्ट फायदा तो ये था कि ये जो है अपनी N+N वाली स्टेज जो है उसको एज अ वेटिंग रूम की तरह वेटिंग पर रखकर ये क्या करते थे कि वेजिटेटिव ग्रोथ जो है, मतलब करते हैं कि वेजिटेटिव ग्रोथ जो है इनकी हाइफी की होती रहती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि ये बहुत सारा एरिया जो है वो कवर कर लेते हैं, उसको कॉलोनाइज कर लेते हैं और बहुत सारे रिसोर्सेज को जो है वो सिक्योर कर लेते हैं बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब फ्यूजन से पहले ये वेटिंग पे उसको रख रहे हैं और पहले सारी चीजें सेट कर रहे हैं कि खाने के रिसोर्स क्या होगा, किस तरह से चीजें करनी है, वो सारी सेट करके फिर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जो है ये जाते हैं। तो इससे ये एडवांटेज है इनके लिए। दूसरा एडवांटेज आपको क्या देखने को मिलता है? जेनेटिक हेट्रोजेनिटी। उसका मतलब क्या हो गया कि दो न्यूक्लियाई जो हैं वो आपके पेरेंट्स से आए हैं, ठीक है, और ये अगर इनको अलग अलग रखते हैं तो इनके पास बेनिफिट हो जाता है जेनेटिक डाइवर्सिटी का। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान में रख सकते हैं। उसके अलावा जो है अगर मान लो एनवायरनमेंट जो है वो हार्श है, अच्छा नहीं है, तो वहां पे भी इनको फायदा हो जाता है, ये वेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इनको एडवांटेज में आती हैं इसके साथ। उसके अलावा आप स्ट्रक्चरल एनहांसमेंट में आप देखेंगे कि डाइकैरियोसिस के लिए जो है वो स्ट्रक्चर में भी यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। बेसिकली क्लैम्प कनेक्शंस आपने सुने होंगे, बेसिडियो माइकोटा में देखने को मिलते हैं, और क्रॉसियस जो है वो एस्कोमाइकोटा में। तो अगर बेसिडियो माइकोटा की बात करें तो यहाँ पे ये जो आपके क्लैम्प कनेक्शन होते हैं बेसिकली ये बैकवर्ड हुक की तरह होते हैं, और इनका काम क्या है? सॉर्टिंग का काम होता है इनका। सॉर्टिंग का क्या काम है? बेसिकली कि ये जो न्यूक्लिया N+N न्यूक्लियाई है इनको अलग अलग रखें, और जो नए आपके सेल डेवलप होते हैं उनको इक्वली जो है ये आपके न्यूक्लियाई जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, ये इनका काम होता है। और आपके जो क्रॉसियस हैं ये आपको एस्कोमाइकोटा में देखने को मिलते हैं, और इनका काम भी जो है कुछ ऐसा ही है। ये भी क्या करते हैं कि आपके जो दो न्यूक्लियाई हैं उनको N+N में ही मेंटेन करने में जो है वो हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे इसको बोलते हैं कि आपका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के तौर पे जो है इस एग्जाम्पल को यहाँ पे लिया जाता है। ऐसा बोलते हैं कि ये क्लासिक केस है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का, बिकॉज इन दोनों ग्रुप्स को अगर आप देखेंगे बेसिडियो माइकोटा और एस्कोमाइकोटा, तो दोनों ग्रुप्स जो है वो अलग अलग हैं, लेकिन इनका सेम ही प्रॉब्लम था कि दोनों न्यूक्लियाई को ऑर्गेनाइज्ड कैसे रखें ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो इन्होंने जो है बोथ ने इंडिपेंडेंटली जो है वो काम किया, लेकिन जो है सोल्यूशन जो है वो आपका मतलब प्रॉब्लम जो है इनकी सेम थी और सोल्यूशन जो है वो इन्होंने इंडिपेंडेंटली जो है वो निकाला है। और वो कैसे निकाला है? हुक स्ट्रक्चर्स जो है वो बना के। तो आप ऐसे बोल सकते हैं क्रॉसियर भी जो है क्लैम्प कनेक्शन की तरह ही ऑलमोस्ट काम कर रहा है, मेन जो इनका पर्पस है वो सेम ही है, इसलिए इसको क्लासिक केस बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का। ये भी आप इसमें ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो क्लैम्प कनेक्शन जो है वो आपको बेसिडियो माइकोटा में देखने को मिलेंगे, क्रॉसियर्स जो है वो आपको एस्कोमाइकोटा में देखने को मिलते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे जो है आपका क्लैम्प फॉर्मेशन जो है बेसिडियो माइकोटा में और क्रॉसियर फॉर्मेशन दोनों ही दे रखे हैं, दोनों का ऑलमोस्ट काम जो है वो सेम ही होता है। अगर मैं आपको जैसे क्लैम्प फॉर्मेशन की बात बताऊं तो क्लैम्प बेसिकली यहाँ पे एक टाइप का सेल डिवीजन है। तो जैसे यहाँ पे देखो आप डाइकैरियन स्टेज दिख रही है आपको, दो न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हुक लाइक जो है फॉर्मेशन हो जाती है, ये आपको दिख रही है। और हुक लाइक फॉर्मेशन में हुक लाइक फॉर्मेशन होने के बाद क्या है कि यहाँ पे जो आपके दो न्यूक्लियस होते हैं इनमें माइटोसिस हो जाती है। तो जब माइटोसिस होती है तो आपको पता है कि एक जो है यहाँ पे इससे भी एक बनेगा और इससे भी एक बनेगा, चार हो जाएंगे यहाँ पे। अब चार जब हो जाते हैं तो क्या होता है कि एक न्यूक्लियस जो होता है वो इस ये जो आपका हुक लाइक फॉर्मेशन है इसमें मूव कर जाता है, और आपका एक जो है वो ऊपर रह जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। तो एक जो है आपका यहाँ पे हुक में जो है मूव करेगा, एक जो है वो आपका ऊपर रह जाता है, और फिर यहाँ पे जो दो है, मान लो यहाँ से अगर उल्टा देखें तो इसका वाला पार्टनर जो है यहाँ पे हुक में जो है मूव कर गया है, और यहाँ पे दो है। अब ये जो दो होते हैं ये इस तरह से जो है अलग अलग हो जाते हैं, और इनके बीच में ना वॉल फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे, जो कि बनाई नहीं है अभी, लेकिन यहाँ वॉल फॉर्मेशन हो जाती है। तो देखिए वॉल फॉर्मेशन जब यहाँ पे होगी तो ये अलग कंपार्टमेंट में चला गया, ये अलग कंपार्टमेंट में चला गया, ठीक है, और इसमें से एक जो है वो हुक में चला गया है, ठीक है, और ये एक अलग बच गया है।
अब क्या होता है कि ये जो हुक होता है यहाँ पे छोटा बनाया है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा होता है और बाद में जो है ये हुक थोड़ा और बड़ा होकर जो है वो फ्यूज कर जाता है अगली साइड से। तो अगली साइड से जब फ्यूज कर जाएगा तो क्या होगा कि आपका ये वाला न्यूक्लियस है जो है वो ऊपर की तरफ को पहुंच जाएगा, ये वाला जो है ये इस कंपार्टमेंट में है, तो यहाँ पे इस कंपार्टमेंट में आ जाएगा। तो बेसिकली आपका जो है 2 न्यूक्लियस फिर से यहाँ पे डाइकैरियन स्टेज में आ जाएंगे और 2 जो है वो यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे जो कलर है वो बिल्कुल सेम है, तो इसलिए इतना आपको क्लियरली नहीं पता चल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको आपको फिर से मान लीजिए कि ये ब्लैक कलर का है, ये ब्लू कलर का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ब्लैक कलर वाला जो है वो आप ब्लैक और ब्लू में जो है ये दोनों डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के बाद जो है 2 ब्लैक बन जाते हैं, 2 ब्लू बन जाते हैं, आप ऐसे रख लीजिए, ठीक है। अब एक ब्लू वाला जो है वो आपके हुक में चला जाता है, एक ब्लू वाला इधर ही है, ठीक है। और यहाँ पे जो है 2 ब्लैक वाले जो हैं, ये ब्लैक वाले 2 तो बन गए हैं, लेकिन यहाँ पे भी जो है इसके बीच में वॉल फॉर्मेशन हो जाती है। अब बाद में जो ये हुक होता है, जब ये और बड़ा होता है और दूसरी साइड पे फ्यूज करता है, तो जो हुक के अंदर आपका ब्लू वाला था वो पल्ली साइड को चला जाता है और आपका ब्लैक एंड ब्लू जो है वो एक साइड में आ जाएगा और ब्लैक एंड ब्लू दूसरी साइड में आ जाएगा और दोनों ही कंपार्टमेंट्स में आपको फिर से डाइकैरियन स्टेज देखने को मिलती है। तो इसको बोलते हैं क्लैंप फॉर्मेशन बेसिकली। तो क्लैंप जो एक तरह का सेल डिवीजन ही है, ये आपने ध्यान में रखना है। और क्रॉसियर फॉर्मेशन जो है इसको माइकोटा में, इसमें भी ऑलमोस्ट जो है ये सेम ही चीज यहाँ पे होती है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मैक्रोमॉर्फोलॉजी फंगस के बारे में। बेसिकली हम क्या इसमें बात करेंगे कि किस तरह से फंगस जो है उन्होंने अपना जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया है। इवन दाओ जो है ये अपनी चीजें जो है प्लांट्स और एनिमल से डिफरेंटली करते हैं। तो यहाँ पे हम इस चीज को देखेंगे। आपने एनिमल्स और प्लांट्स में देखा है कि उनके पास जो है वो ट्रू टिश्यूज की जो है फॉर्मेशन होती है वाया आपका सेल डिवीजन, लेकिन यहाँ पे जो फंगस है उसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे कि फ्रूटनिंग बॉडीज लाइक मशरूम्स होगी, ब्रैकेट फंजाई होगी, ट्रफल्स हो गए, और इनको आप सीडो टिश्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस बारे में जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले जो है हम अगर एवोल्यूशनरी लेवल पे बात करें तो वेजिटेटिव लेवल पे आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो फंगस है वो एक स्ट्रक्चर को जो है वो क्रिएट करती है, जिसको आप प्लेक्टेन काइमेटस टिश्यू बोलते हैं, और इसमें आपके प्रोजेनकाइमा, स्यूडोपेरेन्काइमा ये जो है वो इंक्लूड होते हैं। ये कैसे काम करता है बेसिकली फंक्शन अगर आप देखेंगे, या फिर इसको आप ऐसे भी मान सकते हैं एवोल्यूशनरी एडवांटेज क्या है इसमें इस टिश्यू की। तो यहाँ पे ये होता क्या है कि हाइफे जो होते हैं इंटरवोवन होते हैं, ठीक है, आपस में, और ये मॉडिफाई होके जो है प्रोटेक्टिव कोट्स बनाते हैं या फिर आपका स्क्लेरोटिया बनाते हैं। स्क्लेरोटिया जो है काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखना है। ये रेस्टिंग बॉडीज होती हैं जो कि फंगस को अलाउ करती हैं सर्वाइव करने में, डॉर्मेंट पीरियड्स में सर्वाइव करने में जो है वो हेल्प करती हैं। उसके अलावा राइजोमॉर्फ्स जो है वो बनते हैं, जो कि आपको पता है रूट लाइक ट्रांसपोर्ट केबल्स होती हैं जो इनको न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करने में जो है वो हेल्प करती हैं। तो ये जो है इनको इस जो ये टिश्यू बनाती हैं प्लेक्टेन काइमेटस टिश्यू, इससे जो है इनको आप बोल सकते हैं एक तरह से एडवांटेज मिलती है। अगर हम रिप्रोडक्टिव लेवल पे बात करें तो आप क्या देखेंगे कि जो फंगस होती हैं ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो है वो यूज करती हैं ताकि इंश्योर हो सके उनका सर्वाइवल एंड किस तरह से स्प्रेड होना है। उसके लिए जो है आपको यहाँ पे स्पोरोकार्प्स जो है वो देखने को मिलते हैं, जिनको आप जो है फ्रूटिंग बॉडी भी बोलते हैं। ये जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं, आपको पता है कार्प वर्ड जो है वो फ्रूट के लिए लगता है, आपने देखा भी होगा प्लस वन में आपने पढ़ा है कि यूजुअली जो है ये विजिबल होती हैं अबव द ग्राउंड, जैसे कि मशरूम हो गया, ब्रैकेट फंगस हो गया, ट्रफल हो गया। लेकिन फंगस की जो मेन बॉडी होती है वो अंडरग्राउंड ही होती है, अंडर इनसाइड द सबस्ट्रेट, और नेटवर्क ऑफ हाइफे होते हैं। लेकिन स्पोरोकार्प एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जो स्पेसिफिकली बिल्ड किया जाता है फॉर रिप्रोडक्शन। पहले तो आपने ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये फंजाई जो है ये स्पोरोकार्प्स को बनाते क्यों है, फ्रूटिंग बॉडीज को क्यों बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये चाहते हैं कि जो स्पोर डिस्पर्सल है वो प्रॉपर्ली हो जाए। तो बेसिकली अगर आपका स्पोरोकार्प जो है वो प्रेजेंट होगा तो क्या होता है कि इनका जो मेन पर्पस होता है कि जो स्पोर बेरिंग सरफेस होता है वो हवा के जो है वो कांटेक्ट में आ जाए, जिसको आप हाइमेनियम बोलते हैं। और अगर वो हवा के कांटेक्ट में आ जाता है तो क्या होता है कि फिर हवा जो है वो स्पोर्स को किसी दूसरी लोकेशन की तरफ जो है वो लेकर जाती है। डिस्पर्सल में बेसिकली जो है हेल्प होता है, इसलिए इनके पास जो है वो फ्रूटिंग बॉडीज जो है प्रेजेंट होती है। फ्रूटिंग बॉडीज ग्राउंड के अबव होती हैं और उनका काम क्या है कि जो मेन स्पोर बेरिंग स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हाइमेनियम बोलते हैं, उनको जो हवा बहती हुई है वहां तक जो है वो पहुंचा दिया जाए ताकि विंड की वजह से जो है वो डिस्पर्सल हो सके। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे कि बिसिडियो कार्प्स आपने पढ़े हैं जो कि आपको बिसिडियो माइकोटा में देखने को मिलेगा, मशरूम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। देन एस्कोकार्प जो है फ्रूटिंग बॉडी आप एस्को माइकोटा में पढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे जो है वो एग्जाम्पल दिए हैं, ये आप ध्यान में रख सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करें माइक्रो रिप्रोडक्टिव लेवल की, तो इसमें क्या है कि आपका जो फंगस है वो फोकस करता है कि बॉडी के अंदर जो है वो क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि फंजाई जो है 2 प्राइमरी वेज जो है वो यूज करती है टू हैंडल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है माइक्रो लेवल पे, उनको हैंडल करने के लिए। तो एक होता है एस्कोमाइकोटा में आपने पढ़ा होगा अगर आपको ध्यान हो +1 में, एस्कस फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें जो होता है आपके स्पोर्स जो है वो इंटरनली बनते हैं विद इन सैक लाइक सेल, जिसको आप एस्कस बोलते हैं। और बेसिडियम जो है वो आप किसमें पढ़ते हैं, बेसिडियो माइकोटा में पढ़ते हैं, और इसमें जो है वो आपके स्पोर्स एक्सटर्नली जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज आपने यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है, इतना डिटेल तो आपको नहीं पूछा जाएगा, बट इतनी चीज ध्यान में रखिएगा कि एस्कस में जो इंटरनल स्पोर्स होते हैं उनको आप बोल सकते हैं एक तरह से कि डिस्चार्ज करवाने में जो है वो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हेल्प करता है। और बेसिडियम में जो है आपको स्पोर्स अगर लॉन्च करवाने हैं तो उसमें आपको बुलस ड्रॉप जो है वो देखने को मिलती है। बेसिकली लिक्विड ड्रॉपलेट होता है ये स्पेशलाइज्ड, जो कि क्रूशियल रोल प्ले करता है स्पोर डिस्चार्ज मैकेनिज्म में, और ये आपको सिर्फ बेसिडियो माइकोटा में ही देखने को मिलता है। और ये जो प्रोसेस होता है, मतलब जिस तरह जो मैकेनिज्म है, फिर आप उसको बुलस ड्रॉप सरफेस टेंशन कैटापुल्ट जो है वो बोल देते हैं। तो अगर बुलस ड्रॉप आपको पूछ लिया जाए तो बस इतना याद रखिए कि लिक्विड ड्रॉपलेट है ये स्पेशलाइज्ड, जो कि स्पोर डिस्चार्ज में हेल्प करता है, और बेसिडियम में आपको ये पढ़ने को मिलता है। तो ये आपके कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो आज की वीडियो में जो है वो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्प कर रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।